बच्चों, तो अब हम अपनी नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक टर्म करने जा रहे हैं। देखो, दो हमारी मेन हो गई है, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी, और हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे कर लिया है। नाउ वी आर मूविंग ऑन सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट्स पढ़ने से पहले, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बेटा एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज होती है, दैट इज एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी को हम समझेंगे कि व्हाट इज एंट्रोपी। ठीक है, तो अब जब हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की तरफ चलने जा रहे हैं, तो उसमें जो टर्म यूज हो रही है एंट्रोपी, देखो क्या होती है, इसको हमने होती क्या है एक तरीके से समझ तो लिया था कल ही। कल जब मैंने तुम्हें स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस कराई थी, तब मैंने तुम्हें बताया था बेटा कि कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होती है तो उसकी स्पॉन्टेनिटी को डिसाइड करने के हमारे पास क्या है, दो क्राइटेरिया हैं। दोनों क्राइटेरियाज का जो एक तरीके से मिलकर एक नेट रिजल्टेंट आता है, दैट रिजल्टेंट बेसिकली डिसाइड्स द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। एक उसमें क्या था बेटा क्राइटेरिया, कि टेंडेंसी टू गेट द मिनिमम एनर्जी, और दूसरा क्या था, टेंडेंसी टू गेट द मैक्सिमम रेंडमनेस। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स ट्राई टू गेट रेंडम। ठीक है, ट्राई टू गेट फ्री। समझ में आ रही बेटा बात, मतलब कोई भी ऑर्डर में या एक तरीके से बंधन में, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में भी देखो कोई भी नहीं रहना चाहता। समझ रहे हो ना, उससे क्या होता है, मतलब अगर हमें चीजें, अगर तुम खुद सोचो कि हमें लाइफ में स्टेबिलिटी भी चाहिए और हमें लाइफ में एक तरीके से क्या चाहिए, फ्रीडम भी चाहिए। दोनों चीज ही हमारी रिक्वायरमेंट है। तो अगर किसी काम करने से, किसी काम के करने से अगर हमें दोनों चीजें मिल रही हैं, तो वो काम तो हम बहुत फटाफट से भागकर ही करेंगे। समझ रहे हो ना बेटा। ठीक है, तो उसमें जो एक दूसरा फैक्टर था, टेंडेंसी टू गेट द मैक्सिमम रैंडमनेस, तो रैंडमनेस को बेसिकली थर्मोडायनेमिकली हम एक तरीके से कहते हैं या डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी। तो एंट्रोपी बेसिकली क्या होती है, इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ अ सिस्टम, कि कोई सिस्टम कितना रैंडम है, मतलब किस सिस्टम में मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा फ्री हैं, मतलब कोई बंधन नहीं, कहीं जाओ कोई कुछ करो, कैसा भी किसी भी तरीके का कोई क्या है कि एक तरीके से कोई बंधन ही नहीं है, कोई ऊपर ऐसे प्रेशर ही नहीं है कि नई चीज को ऐसे ही रहना है, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। समझ रहे हो बेटा बात को। तो अब तुम जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंपेयर करो, सॉलिड में मॉलिक्यूल क्या है, फिक्स है, बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं हिल सकते हैं। समझ रहे हो ना, वहीं 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 तो ऐसे वाइब्रेट कर सकते हैं, बट कहीं भी मूव नहीं कर सकते। तो क्या तुम उसको रेंडम कहोगे? उसमें हम कहेंगे कि क्या जो मॉलिक्यूल्स हैं या आइटम्स हैं, आयंस हैं, वो फ्री हैं? नहीं है, है ना। लिक्विड में हम देखें तो रैंडमनेस थोड़ी सी बढ़ती है, कि थोड़े से मॉलिक्यूल्स या जो भी स्पेशीज है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, फ्री हो जाती है, फ्री टू मूव। और गैस में देखें तो दे आर टोटली फ्री, जहां मर्जी चाहे जहां जाए। ठीक है ना। तो गैसीय स्टेट किसी भी सिस्टम की क्या होती है, सबसे ज्यादा रैंडम स्टेट होती है। गैसीय स्टेट में किसी भी सिस्टम की एंट्रोपी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। समझ रहे हो। तो एंट्रोपी क्या है, इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम, कि कोई सिस्टम कितना रैंडम है, किसी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स कितने डिसऑर्डर्ड हैं, कि कोई ऑर्डर ही नहीं है। ठीक है, किसी सिस्टम में मॉलिक्यूल्स कितने फ्री हैं। समझ रहे हो। तो वो एक तरीके से क्या है, उसकी हम एंट्रोपी की हेल्प से निकालते हैं। तो एंट्रोपी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा सिंबल एस से। इट इज द मेजर ऑफ रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ ए सिस्टम, दैट इज एंट्रोपी। ठीक है बेटा। तो एंट्रोपी में भी देखो क्या है, कि अगर मैं कोई सिस्टम अपनी इनिशियल स्टेट में और उसकी एंट्रोपी को अगर मैं S1 से रिप्रेजेंट करूं, और फाइनल स्टेट में पहुंच गया तो अगर मैं उसकी एंट्रोपी को S2 से रिप्रेजेंट करूं, तो हम चेंज इन एंट्रोपी हमारा क्या होगा, डेल्टा S इज इक्वल टू S2 माइनस S1 हो जाएगा। ठीक है, और फॉर्चुनेटली हम यहाँ पर S1 और S1 को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे वहां पर हम H1 H2 या जो हमारी U1 U2 थी उसको मेजर नहीं कर पा रहे थे, बट यहाँ हम चेंज भी मेजर कर सकते हैं, और जो पर्टिकुलर वैल्यू है किसी सिस्टम की एंट्रोपी, दैट कैन ऑल्सो बी मेजर्ड, वो हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, जिसको हम लास्ट में करेंगे। तो चेंज इन जो हमारी एंट्रोपी होती है, ठीक है बेटा, इसको निकालने का हमारे पास एक और फॉर्मूला भी होता है, क्योंकि इनको मेजर करने में तो टाइम लगता है, मेजर कर सकते हैं बट दे आर टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। एक और भी सिंपल एक फॉर्मूला होता है कि डेल्टा एस हमारा बराबर होता है बेटा क्यू रिवर्सिबल अपॉन टी। ठीक है, कि किसी भी सिस्टम में जितनी चेंज इन एंट्रोपी हुई है, तो वो किसके बराबर है, उस सिस्टम में
जब वो एंट्रोपी का चेंज हुआ था तो कितनी हीट रिवर्सिबली मतलब रिएक्शन जब इधर भी चला हो और इधर भी चला हो, ठीक है। तो रिवर्सिबल कंडीशंस में उस सिस्टम में कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई या इवॉल्व हुई, डिवाइडेड बाय द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन, मतलब जो भी चेंज हो रहा है उस दौरान हमारा क्या टेम्परेचर है, तो उससे हम उसको डिवाइड कर दें अगर, तो हीट बटे में टेम्परेचर से हम बेसिकली क्या निकाल सकते हैं, और कंडीशन एक रहती है थोड़ी हमारी रिवर्सिबल की, ठीक है ना। तो जनरली उन्हीं प्रोसेसेस के लिए हम इसको मेजर करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारी देखो क्या है, डेल्टा एस, ठीक है। अब इसमें ना देखो बेटा, इसमें तुम्हारे यहाँ पर थोड़े से कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो चलो खैर मैं निशानी लगा कर तो दूंगी। तो ये वाले बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, तो इनको अभी हम करने जा रहे हैं, और बहुत आसान भी है, और कई बार छोटे छोटे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उन पर अब हम चलेंगे। तो पहले सबको समझ में आई कि चेंज इन एंट्रोपी किसके बराबर होती है, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड रिवर्सिबली एज वेल एज आइसोथर्मली, मतलब एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, तभी तो हम उस टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे ना। तो किसी एक निश्चित तापमान पर किसी सिस्टम की जब एंट्रोपी चेंज हो रही है तो कितनी हीट उसकी निकल रही है या देनी पड़ रही है, उस हीट की वैल्यू को जब हम उस टेम्परेचर की वैल्यू से डिवाइड कर देते हैं तो वो उसकी चेंज इन एंट्रोपी के बराबर होती है, ठीक है बेटा। तो अब तुम्हें ध्यान हो तो हमने फेज ट्रांजिशंस के दौरान हमने एंथैल्पी चेंजेस देखे थे। एक देखा था एंथैल्पी ऑफ जो मेल्टिंग हो, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एक देखा था एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, और एक देखा था एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ऐसे ही बिल्कुल सेम हमारी देखो क्या होती है, डेल्टा एस हमारी, इसको ऊपर करके ही लिखे, एक हमारी एक तरीके से क्या होती है, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फ्यूजन होती है। जैसे वो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन थी, ये एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन हमारे किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी हमारी डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टी एम, मतलब उस दौरान और डेल्टा एच भी हमारा कौन से वाला, फ्यूजन वाला, समझ रहे बेटा भाई, क्योंकि क्यू हमारी क्या है, हीट ही तो है, और डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज भी क्या है, हमें हीट की ही तो वैल्यू देती है बेटा, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम की जो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन है वो किसके बराबर होगी, उसी ही सिस्टम की एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को हम उसके मेल्टिंग पॉइंट से डिवाइड कर देंगे, तो वो उसकी क्या आ जाती है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन आ जाती है, ठीक है। और डेल्टा एस फ्यूजन वैसे और किस चीज के भी बराबर होगा भाई, एस लिक्विड माइनस एस सॉलिड के बराबर भी होगा भाई। जब फ्यूजन हुआ मतलब पिघला, तो सॉलिड लिक्विड में ही तो बदला है, तो लिक्विड फाइनल स्टेट है और सॉलिड उसकी इनिशियल स्टेट है, तो डेल्टा एस फ्यूजन एस एल माइनस एस एस के बराबर भी होगा। बट हम निकालते कैसे हैं, हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन को डिवाइड कर देंगे उसके मेल्टिंग पॉइंट से, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन किसके बराबर होगा बेटा, डेल्टा एच वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय टी बी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जब कोई वेपराइज होगा तो हम उसकी बॉइलिंग प्रोसेस पर जाएंगे ना, समझ लो ना बेटा। तो वही हमारी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होती है, हम एट बॉइलिंग पॉइंट मेजर करते हैं, तो वहां कांस्टेंट टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ही होगा हमारा, तो उससे जब हम डिवाइड कर देंगे तो एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन इज इक्वल टू किसके बराबर होगी बेटा, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइडेड बाय इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। और डेल्टा एच सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन किसके बराबर होगी, डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइडेड बाय एक्सपेरिमेंटल टेम्परेचर, जिस भी टेम्परेचर पे हम उस सब्लिमेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी पर्टिकुलर पे हमारा क्या होगा कि वो उसकी एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये तीन हमने देखी, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो हमने थोड़ा सा इस पार्ट को देखा है, अब देखो मैं कुछ छोटी छोटी सी चीजें थोड़ा, या तो देखो बुक में मैं निशान थोड़ा सा लिख कर कहीं निशान लगाऊंगी, मैं तो एक पेज पे अलग लिख कर दूंगी बेटा, जो अभी मैं क्वेश्चंस कह रही थी तो उससे रिलेटेड देखो थोड़ी सी बात बतानी है बेटा तुम्हें। देखो ऐसे तुम क्लास में होते तो मैं तुमसे ही पूछती, है ना, बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे तुरंत रेस्पॉन्ड करते हैं, तो अब वो रेस्पॉन्स तुम्हें खुद ही वीडियो को देख कर देना है बेटा, है ना, और कोशिश करना बेटा देने की, क्योंकि जब तुम सीखते हो तो तभी हमारी एक तरीके से बेटा टीचिंग भी सफल होती है ना। तुम सीखे नहीं तो फिर हमारा भी बेटा करा ना करा सब बराबर हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इसलिए बेटा पहले कोशिश करना आंसर को खुद देने की, और फिर मैं वीडियो में हल्का पॉज लूंगी जब उसका आंसर पूछूंगी, फिर जो मैं बोलूं तो मुझसे मैच करना, अगर गलत हो तो अपने आप को करेक्ट कर लेना,
और अगर सही हो तो अपने आप को मेरी तरफ से शाबाशी दे लेना, ठीक है। तो अब देखो बेटा यहाँ पर कि क्या होता है कि जब भी कोई सिस्टम सॉलिड से लिक्विड से गैसियस की तरफ जाएगा तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी बेटा, उसकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, एंट्रोपी इंक्रीजेस। देखो मैं यहां पर ना तुम्हें साइन ऑफ डेल्टा एस के बारे में बताने जा रही हूं बेटा, ठीक है, कि जब कोई भी सिस्टम सॉलिड से लिक्विड में जाता है, लिक्विड से गैसेस में जाता है, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ती है। बढ़ेगा तो वो चेंज कैसा है, पॉजिटिव है। तो अगर किसी रिएक्शन या किसी चेंज के दौरान वो सॉलिड से लिक्विड में बदल रहा है चीज को, या लिक्विड से गैस में बदल रहा है, या सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल रहा है, तो उस दौरान उसकी डेल्टा एस हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। तो डेल्टा एस का साइन इस दौरान हमेशा हमारा क्या होगा, अगर मैं कहूं तो डेल्टा एस का साइन हमारा यहां पर आएगा बेटा पॉजिटिव, ठीक है। जब सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे, लिक्विड से गैस में जाएंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, ये हुआ हमारा पहला केस। और अगर मैं ऑपोजिट कहूं कि अगर गैस से हम लिक्विड में जा रहे हैं, लिक्विड से फिर हम सॉलिड में जा रहे हैं, तो एंट्रोपी तुम देख सकते हो कम हो रही है, रैंडमनेस कम हो रही है, चीजें बंधती जा रही हैं, चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो रही हैं। ऑर्गेनाइज्ड होना, डिसिप्लिन में रहने का भी अपना फायदा है, पर जब वो ओवर हो जाता है ना बेटा, तब वो चीजें गलत हो जाती हैं। तब आदमी जब मतलब डिसिप्लिन को जब बंधन महसूस करने लग जाता है, तब क्या है, एक तरीके से उस काम को फिर वो नहीं करना चाहेगा। समझ रहे ना बेटा, आ रही बात समझ में। तो बंधन मुक्त होने के भी अपने फायदे हैं, और बंधन अगर एक लिमिटेड मैनर में है तो उसके भी अपने फायदे हैं, ठीक है ना। चलो वो थोड़ा मैं अलग उसमें पहुंच गई। तो अभी हम यहाँ देखें, तो अगर हम सॉलिड से लिक्विड से गैस में जाते हैं, अगर ऐसा कोई चेंज दिख रहा है तुम्हें, तो हम डेल्टा एस का साइन हमेशा देंगे पॉजिटिव। और अगर गैस से लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं, तो एंट्रोपी हमारी क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी, एंट्रोपी डिक्रीजेस। तो इन तीनों ही चेंजेस के दौरान जब यहां से यहां जा रहे हैं, तो डेल्टा एस का साइन कैसा आ जाएगा बेटा, नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इन साइंस का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है बेटा। अब देखो इसको हम कुछ एग्जाम्पल से करेंगे। मैं इसी ब्लैक बोर्ड पे ही सारा कोशिश करूंगी कि, सॉरी ये व्हाइट बोर्ड है, तो इसी पर भी मैं डिस्कस करूंगी, हर टाइप का हम एग्जाम्पल ले लें, फिर मैं इसकी तुम्हें फोटो क्लिक करके भेज दूंगी, और इसको भी बेटा तुम उसमें राइट डाउन कर लेना, ठीक है, एज अ नोट्स इसको राइट डाउन कर लेना, ठीक है बेटा। मैं बता दूंगी कि कौन से पेज नंबर के बाद तुम्हें इसको लिखना है, और मतलब किस टॉपिक के बाद में तुम्हें इसको लिखना है, ठीक है बेटा। इसी के बाद ही लिखना, मतलब ये जैसे ही तीनों जो फेज ट्रांजिशन वाली एंट्रोपीज पूरी हो जाएंगी ना, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन, उसके बाद इस हेडिंग को बना लेना साइंस ऑफ डेल्टा एस करके, और ये पूरा टॉपिक नोट कर लेना। अब देखो, जैसे कि अब हम देखें कि C+O2 से अगर हमारा CO2 बनता है, तो ये देखो गैस है, ये भी गैस है, और कार्बन कैसा होता है बेटा, सॉलिड होता है। तो इस दौरान तुम देखो कि एक सॉलिड और एक गैस है, और प्रोडक्ट सारा ही कैसा है, गैस है, ठीक है। तो सोचो अब जरा कि क्या इस दौरान एंट्रोपी बढ़ी है कि कम हुई है, सोच लिया। अच्छा, अब बताओ कि डेल्टा एस का साइन फिर यहां पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। भाई अगर बढ़ी है, एंट्रोपी जब बढ़ेगी तो डेल्टा एस का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो इस रिएक्शन में डेल्टा एस का साइन कैसा आ जाएगा बेटा, दिस इज पॉजिटिव। अच्छा, ये हमने एक एग्जांपल लिया। अब हम देखो एक दूसरा एग्जांपल ले, ठीक है, जिसमें कि अब देखो कि जैसे कोई अगर हमारा किसमें चेंज हो रहा हो, जैसे एक पर्टिकुलर यहाँ ले भी लेते हैं, आई थिंक यहाँ पर कोई होगा ऐसा एग्जाम्पल, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें कैसे बनाकर दिखा दूंगी। थोड़ा मैं इसमें क्योंकि कुछ और चेंजेस भी देखना चाह रही थी। चलो, जैसे कि देखें यहाँ पर हम ये देखें कि वाटर अगर हमारा गैस है और उसको हमने बदला, क्योंकि ऐसा पर्टिकुलर है नहीं तो कोई भी ऐसे हम बना लेते हैं, तो वाटर गैस से वाटर किस में आया, लिक्विड में आया। तो गैस में एंट्रोपी कैसी होती है, ज्यादा होती है। गैस से किस में गया, वो लिक्विड में गया, तो एंट्रोपी क्या हुई, कम हुई। डेल्टा एस का साइन कैसा आएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा एस का साइन कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव। अच्छा, अब हम देखो थर्ड केस कंसिडर करेंगे। थर्ड केस में तुम देखना बेटा कि यहाँ पर हमारा देखो क्या है कि अगर हमारी देखो क्या है बेटा कि अगर हमारी
सारी ही चीजें एक ही स्टेट ऑफ मैटर में है, या तो सारी ही गैस है, या सारी ही लिक्विड है, या सारी ही हमारी एक तरीके से क्या है, सारी ही अगर मतलब सॉलिड है, ठीक है ना, तब हम कैसे एंट्रोपी के चेंज को ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है बेटा, तो इसमें देखो हम एक ऐसा एग्जाम्पल लेंगे, इसको हम थोड़ा सा, हाँ देखो जैसे ये है एक, अच्छा तो इसमें देखो 2SO2 गैस प्लस O2 गैस, और यहां से बना हमारा 2SO3, दिस इज ऑल्सो गैस। अब देखो यहां भी सारे गैस हैं, यहाँ भी सारे गैस ये स्टेट में है, तो हम कहेंगे भाई यहाँ भी एंट्रोपी उतनी है, यहाँ भी उतनी, ऐसा नहीं है। तुम यहाँ देखो, जब अगर सारे इन द सेम स्टेट ऑफ मैटर हो, तब हम देखेंगे कहाँ नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। समझ रहे हो, देखो यहाँ पर 2 और 1, यहाँ पर कितने हैं, देखो इसमें थोड़ा लिख भी देती हूँ, उससे तुम्हें ध्यान रहेगा। तो यहाँ पर 2 + 1, यहाँ पर कितने हैं, 3 मोल्स हैं टोटल रिएक्टेंट्स के, और यहाँ ध्यान से देखो तो कितने हैं, 2 मोल्स हैं। तो जहां नंबर ऑफ मोल्स बेटा ज्यादा होंगे ना, वहां एंट्रोपी ज्यादा होगी, क्योंकि पर मोल तो यहाँ पर बढ़ गई ना बेटा, और यहाँ पर तुम देखो कि नंबर ऑफ मोल्स कम हुए हैं। तो जब सारे सेम स्टेट ऑफ मैटर में होते हैं, तब हम नंबर ऑफ मोल्स देखेंगे, जहां नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे वहां एंट्रोपी ज्यादा होगी। यहाँ पर कम हुई तो मतलब डिक्रीज हुई, डिक्रीज हुई तो मतलब डेल्टा एस का साइन कैसा आ जाएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा बेटा नेगेटिव। ठीक है, अच्छा एक केस और कंसिडर करेंगे, देखो जैसे N2 गैस, ठीक है, प्लस O2 गैस, और यहां पर बना 2NO, दैट इज ऑल्सो गैस। अब तुम देखो ये भी सारे गैस है, ये भी गैस है, यहां पर 1 + 1, यहां पर भी 2 मोल्स हैं, और यहां पर भी तुम ध्यान से देखो तो 2 मोल्स हैं। तो अब अगर स्टेट ऑफ मैटर भी सेम हो, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम हो, तब हम देखेंगे बेटा कहाँ डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है। अलग अलग चीजों में आपस में बंधने की इतनी एक तरीके से कैपेसिटी नहीं होगी, ये तो दोनों आपस में फिर भी बंध जाएंगी, बंधन आते ही एंट्रोपी कम हो जाएगी। ठीक है, तो जहां पर हमारे नंबर ऑफ मोल्स भी सेम होंगे, वहां हम देखेंगे डिफरेंट मोल्स कहाँ हैं, वहां एंट्रोपी ज्यादा होगी, जहां सेम मोल्स होंगे वहां एंट्रोपी कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या क्राइटेरिया लेंगे कि क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट मोल्स हैं, और यहाँ पर क्या है, वो जो कैसे हैं, वो जो दोनों ही मोल्स हैं, वो जो बराबर नंबर के मोल्स हैं। ठीक है भाई, यहाँ भी 2 थे, यहाँ भी 2 थे, पर यहाँ सेम है। यहाँ पर कैसे हैं, ये डिफरेंट है, तो जहाँ डिफरेंट ज्यादा होंगी वहां एंट्रोपी ज्यादा होगी। तो यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है, तो कम हुई, तो डेल्टा एस का साइन यहाँ पर भी बेटा कैसा आएगा, हियर ऑल्सो इट इज नेगेटिव। तो एक एक्सरसाइज है, मैं टिक करके भेज दूंगी, उसको फिर करके देखना। ठीक है बेटा, तो दिस इज अबाउट द, बेसिकली हमने एंट्रोपी को देखा। ठीक है बेटा, अब कोई भी अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एंट्रोपी का साइन हमेशा कैसा होता है बेटा। ठीक है, मतलब अगर हमें खाली, मेरे पास कोई कहे कि खाली एंट्रोपी से डिसाइड करो कि भाई इस रिएक्शन को तुम्हें स्पॉन्टेनियस एंट्रोपी की हेल्प से ही बनाना है, तो कोई अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन खाली एंट्रोपी पर अगर डिपेंड कर रहा है फॉर इट्स स्पॉन्टेनिटी, तो उसके डेल्टा एस का साइन हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, मतलब पॉजिटिव साइन ऑफ एंट्रोपी चेंज। ठीक है, एक तरीके से क्या दे रहा है, गिव्स द इंडिकेशन अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस। ठीक है, कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन अगर खाली क्राइटेरिया हमारा डेल्टा एस है, तो डेल्टा एस का साइन हमेशा कैसा होना चाहिए बेटा, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन डेल्टा एस का हमें एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बताता है। अगर कोई पूछे ना कि डेल्टा एस का कौन सा साइन फेवरेबल है फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो हम बोलेंगे पॉजिटिव, और डेल्टा एच का अगर कोई बोले तो हम कौन सा साइन बोलेंगे, नेगेटिव, क्योंकि एनर्जी तो क्या होनी चाहिए, कम फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। तो क्योंकि एनर्जी कम हो रही है, तो डेल्टा एच का तो नेगेटिव साइन स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल होता है, डेल्टा एस का पॉजिटिव साइन स्पॉन्टेनिटी के लिए फेवरेबल होता है। तो इस चीज को अभी हम बड़ा यूज करने वाले हैं, इसलिए थोड़ा मैंने स्ट्रेस देकर बोला। तो आगे देखते हैं।